हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो कि सोसाइटी के फैक्टर्स हैं। और बिजनेस हमारा कहाँ होता है? सोसाइटी में। क्योंकि कल हमने पढ़ा था अपने पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर के कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो बिजनेस की सराउंडिंग होती है। बिजनेस की सराउंडिंग मतलब वो नियर बाय एरियाज जहां पे वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो फैक्टर? जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो गवर्नमेंट का चेंज होना, इलेक्शन का होना कहीं ना कहीं कैसे अफेक्ट करता है? करता है ना, है ना। गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ रही है या गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोचिंग इंडस्ट्री है ना। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ गई जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि कोचिंग का जो टाइम टेबल है वो इवनिंग में 5 o'clock के बाद ही हो सकता है। अब क्या है, मान लीजिए कोचिंग स्टार्ट होती है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिसी है, वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अफेक्ट करेगी नहीं करेगी इसके वर्किंग को, बिजनेस के वर्किंग को। तो इसी तरह के चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर के प्राइजेस हों, चाहे वो मार्केट की फोर्सेस हो, चाहे वो एक तरीके से कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, है ना। या फिर ट्रेंड या फैशन आप समझ लो, टाइम टू टाइम ट्रेंड या फैशन चेंज होता है तो बिजनेस को भी उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं अच्छे से और समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके वो फैक्टर्स कौन कौन हैं और डिटेल में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग ऑफ बिजनेस। क्या है? सराउंडिंग ऑफ बिजनेस। एज प्रीवियस मैंने अभी आपको बताया था, नियर बाय एरिया जहां पे हमारा वो बिजनेस हाउस होता है। इट मींस ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस या फिर कह लो आप इंस्टीट्यूशंस विच अफेक्ट अ बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर कह लो आप इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालना। प्रभाव डालना मतलब आप किसी चीज के ऊपर दबाव डाल रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, है ना, उस चीज को ओवर द बिजनेस। अब वो फोर्सेस या फैक्टर, वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं ये समझते हैं। तो देखो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बेसिकली जनरल एनवायरनमेंट। अब ये जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है ये समझिए आप पहले। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ये वो एनवायरनमेंट है जो किसी भी बिजनेस में, मतलब चाहे आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, चाहे आप कोई सा भी काम करते हो, ये वो फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो हर एक बिजनेस पे इम्प्लांट होते हैं। जैसे कि कल मैंने पढ़ा था, दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कि हर तरह के बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं। और स्पेसिफिक कौन होते हैं? जैसे कि मैंने बोला अभी आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ एक ही सेक्टर पे इंपैक्ट डालेगी और वो है एजुकेशन सेक्टर पे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात अच्छे से आप लोगों को? तो जनरल और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ये फर्क होता है। तो हम यहाँ पे ज्यादातर स्टडी करेंगे जनरल एनवायरनमेंट की, मतलब ये वो एनवायरनमेंट है जो हर तरह के बिजनेस पे इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट डालता है। चलिए, जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहला कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा है सोशल। सोशल का मतलब सोसाइटी। सोशल का मतलब सोसाइटी, उसके कस्टम, रिलीजन, उसका कल्चर कैसा है, वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग किस नियर बाय एरिया में रहते हैं, ये सारी चीजें आपके इम्पैक्ट डालेगी बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर। पॉलिटिकल, लीगल और इन लास्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। जैसे कि देखो मैं आज स्मार्ट बोर्ड लेके आया हूँ आपके पास, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये टेक्नोलॉजी का एक इंप्रूवमेंट है ना, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है। पहले हम ब्लैक बोर्ड पे थे, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे आए, इसके बाद आज हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है टाइम टू टाइम। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे कंपटीशन में, और हम वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको नहीं दे सकते हैं जो कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपको देगा विद द हेल्प ऑफ दैट एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए
स्टार्ट करते हैं सेकंड स्लाइड और देखते हैं क्या होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पहले तो इकोनॉमी की इन्वायरमेंट, देखो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी इज व्हाट, जहाँ पे जो हमारी कंट्री है इसकी अपनी एक इकोनॉमी होती है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया का एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द नेशन आप जो टोटल प्रोडक्शन करते हो वो सब क्या है, आप इकोनॉमी के अंदर ही तो करते हो ना। एक एक्टिविटी तो है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट इंपैक्ट डालेगा इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो क्या कह रहा है ये समझिए, इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। ये वो फैक्टर और फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। अब आप समझना, अगर मान लो कंट्री की इकोनॉमी ही चेंज हो रही है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जीएसटी आया मार्केट में, गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, तो जीएसटी से पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर फोर्सेस पड़ा होगा, कहीं ना कहीं पूरा इक्वल इंपैक्ट पड़ा होगा, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कंपनी कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर रही हो, चाहे वो कोई सी भी सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो टर्सरी सेक्टर में हो, कहीं ना कहीं जीएसटी जो था उसने इक्वल एंड अपोजिट इंपैक्ट डाला सभी के सभी बिजनेस हाउसेस के ऊपर। अब एज अ रिजल्ट हुआ क्या, ये समझते हैं इकोनॉमी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आप बात से समझना, जैसे कि इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ती है, अब समझना जीडीपी बढ़ रही है, इट डजंट मीन कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिच होते जा रहे हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, आपकी विद इन द बाउंड्री लाइन के अंदर जितना ज्यादा टोटल प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा आप आउटपुट या जितना ज्यादा आप कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जीडीपी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो। देखो इकोनॉमी या आप कह लो जीडीपी तभी इंक्रीज होती है, या ये टोटली डिपेंड है सिर्फ किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमी एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है प्रोडक्शन के ऊपर, वो है प्रोडक्शन के ऊपर। देखो प्रोडक्शन नहीं होगा आपकी इकोनॉमी डाउन जाएगी। आज इंडिया की इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सब कुछ बनता है, हमारे यहाँ की लेबर सप्लाई इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं कि हम कुछ भी बना सकते हैं, इसीलिए आज हमारी इकोनॉमी जो है वो थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखो इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इंक्रीज इन डिमांड। आप समझना जीडीपी बढ़ने से डिमांड कैसे बढ़ती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो जीडीपी बढ़ा, मैंने अभी आपको बताया जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस माने सम टोटल, डोमेस्टिक माने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन, मतलब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे करता है। देखो प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम होगी, इनकम होगी तो आप उस इनकम को खर्च करोगे ना, आप उस इनकम को खर्च करोगे, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आप डिमांड ज्यादा करोगे। सोचो मेरे पास पैसा अगर ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा चीजें लूंगा, अगर मेरे पास इनकम ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा चीजों की डिमांड करूंगा, अगर इनकम ही मेरे पास इनसफिशिएंट है तो मैं डिमांड कहां से करूंगा, इकोनॉमी में डिमांड कहां से होगी। तो यही चीज कह रहा है ये आपसे। नेक्स्ट देखो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म गिव्स डिपॉजिट और लैंडिंग द लोन्स। ये कह रहा है अगर मान लो कि ऐसे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आ रही है, ये इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आ रहा है, नई नई बैंकिंग पॉलिसीज आ रही हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आप समझो। अगर इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर ले तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग एफडी ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे। वही अगर मान लो इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग कहीं ना कहीं बैंक से पैसा निकाल के कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को डायरेक्टली। चलिए अब देखो कह रहा है फिस्कल पॉलिसी चेंजेस। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, आप जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है, तो वो सारी पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके से। तो फिस्कल पॉलिसी क्या करती है एक तरीके से, जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टर पॉलिसीज है बेसिकली, ये क्या है एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी फिस्कल पॉलिसीज में चेंजेस किए तो ये क्या करती है, इंकरेज करती है या फिर अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आइए और हमारे यहाँ आके अपने प्लांट्स को लगाइए। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में, जैसे देखो आप 1991 में हमारे इंडिया में नई फिस्कल पॉलिसी आई। 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर,
वो नई फिस्कल पॉलिसी लेके आए। उन्होंने क्या फिस्कल पॉलिसी वो लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं LPG पॉलिसी। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया में आके सेटअप हुई। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया में क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, इनकम ज्यादा होगी। अब अगर इनकम इंडिया में ज्यादा होगी, लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे। तो देखो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है। चलिए, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कहीं ना कहीं देखो ये भी एक फैक्टर है। मनी सप्लाई, भाई अगर करेंसी का सप्लाई, मनी का सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। अब अगर बैंक जो है अपने हाथों को टाइट कर ले कि नहीं भाई हम तो इकोनॉमी में पैसा को कम सर्कुलेट होने देंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोन्स कम देंगे। अब सोचो बैंक कैसे कंट्रोल करती है सप्लाई को। अब जैसे मान लो बैंक आसानी से लोन दे रही थी, अब वो लोन देना कम कर देगी आसानी से, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोन के ऊपर, लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे। और जब लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो कहीं ना कहीं लोग गाड़ियां, घर, ये सब कुछ कम खरीदेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज और समझ, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है वो आईफोन ले रहा है। अब आईफोन वो EMI पे ले रहा है। अब उसको पता है कि EMI क्या है, नो कॉस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, तो वो आईफोन आसानी से खरीद रहा है। ये तो चलो ठीक है। अब अचानक से मान लो कि पॉलिसी चेंज हुई, अब क्या हुआ, नो कॉस्ट EMI हटके 8% ऑफ क्या लग रहा है आपको, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ईयरली आप समझ लो, अगर आपने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया तो 1 लाख रुपए का 8% ईयरली आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। तो आपको ये आईफोन 1 साल में कितने का पड़ेगा, 1,08,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग सोचेंगे एक बार लेने से पहले कि मैं लूं या फिर ना लूं। अभी क्या है, नो कॉस्ट EMI है, चले लेके आ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो हाई इन्फ्लेशन रेट्स इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है समझो। देखो इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई का आ जाना, बहुत ज्यादा महंगाई का आ जाना। तो बेसिकली क्या है, देखो अब जैसे देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाने में जो कॉस्ट इंकर्ड होगी वो ज्यादा हो जाएगी। देखो इन्फ्लेशन बढ़ा, सबको पैसा चाहिए, इसमें क्या होगा, लोग कहेंगे नहीं भैया देखो मैं 500 रुपए में नहीं, मैं 600 रुपए में लेबर मिलेगी। कहीं ना कहीं मशीन के रेट बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन का सिचुएशन ही ऐसा होता है कि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। तो जाहिर सी बात है जो सप्लाई है उसके रेट्स बढ़ेंगे, जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल इनपुट है मार्केट में, जो सामान है मार्केट में, उसके रेट्स अप होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो मार्केट में सिर्फ एक ही एप्पल है, मार्केट में सिर्फ एक ही एप्पल है। अब मान लो एक ही आईफोन है, अब लेने वाले 4 लोग हैं, तो मुझे ये बता दो उन 4 लोगों में से वो आईफोन कौन लेके जाएगा। जाहिर सी बात है द वन हु पेज मोर, वो इंसान जो उस आईफोन के सबसे ज्यादा कीमत देगा, या वो इंसान जो उस एप्पल के सबसे ज्यादा रुपए देगा, वो इंसान उस एप्पल को लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, यहाँ पे लोग ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। भाई मैंने पहले ही बताया आपको, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर लेगी तो क्या हो जाएगा, मार्केट में आसानी से लोन मिल जाएगा, बैंक आसानी से लोन दे रहे होंगे लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा होम लोन, कार लोन या अदर पर्सनल लोन्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इस तरीके से आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। अब आप समझो तो सोशल का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि सोशल मीन सोसाइटी, द सराउंडिंग वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट। वहां के जो लोग हैं उनका क्या कस्टम है, क्या उनका नेचर है, क्या लैंग्वेज वो बोलते हैं, कैसे कपड़े वो पहनते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, इंपैक्ट डालेगी बिजनेस के ऊपर। तो देखो कौन कौन से, जैसे मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है वहाँ के लोगों का। जैसे मान लो साउथ इंडिया में कोई बिजनेस है, वहाँ के लोग क्या बर्गर पिज्जा खाते हैं, नहीं, वहाँ के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, इडली सांभर डोसा, ये सारी चीजें खाते हैं वो लोग। जैसे मान लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब आप चले जाओ बिहार में, तो बिहार में कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग कैसे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लग्जरियस आइटम के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप चले जाओ बेंगलोर में, साउथ इंडिया में, उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। मुंबई चले जाओ आप, दिल्ली चले जाओ आप। नेक्स्ट, कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज भी कहीं ना कहीं इक्वल अपोजिट इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। क्यों, आप समझ लो, आप अगर हिंदू एरिया में मान लेते हैं, जैसे कोई सोसाइटी है जहाँ तक हिंदू लोग हैं, अगर वहाँ पे मान लो मटन की शॉप खोल के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर वाला पॉइंट है ये इंपैक्ट डालेगा अपने टोटल सेल्स के ऊपर में, डालेगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि हिंदू लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन पसंद नहीं करते हैं। भाई आपको नहीं खाना है तो वो लोग ज़्यादातर चीज़ें नहीं खरीदेंगे। वो मेरी बात समझ रहे हो ना। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इन्वायरमेंट या कस्टम्स एंड ट्रेडिशन विच अ सोसाइटी इन विच अ बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। कह रहा है कि वो सारी कस्टम्स और ट्रेडिशन है जो सोसाइटी की जहां पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो चीजें क्या है। अब ये समझ लो, जैसे कि मान लो अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे मान लो डिमांड ऑफ रिजर्वेशन, जैसे कि मान लो आपने कहीं पे आके एक कंपनी लगाई, अब वहां के लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, नहीं भाई देखो हमारे एरिया में कंपनी है तो अब आपको मजबूरी में हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, आप हमें ही रखो, आप हमें पहले प्रेफरेंस दो, तब आप बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कल्चरल फैक्टर या सॉरी ये सोशल फैक्टर इंपैक्ट डाला ना अपने बिजनेस को। नेक्स्ट डिमांड ऑफ इक्वल स्टेटस, अब वो लोग क्या कहेंगे, भैया हमें तो इक्वल राइट चाहिए, इक्वल वेजेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या इंपैक्ट डालेंगे नहीं डालेंगे। नेक्स्ट चेंज इन क्वालिटी लाइफ, अगर वहां का लाइफस्टाइल जैसा होगा, उस सोसाइटी का लाइफस्टाइल जैसा होगा, वैसा ही वो इंपैक्ट डालेंगे आपके बिजनेस के ऊपर। आगे एजुकेशन रेट, देखो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द सोसाइटी, ये तो हमने पढ़ा ही है। अब देखो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर, क्यों, अगर लोग वहां के पढ़े लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस, अब मान लो कोई कंपनी है, वो ना कोई फ्रॉड कर सकती लोगों के साथ और ना ही लोग बेवकूफ बनेंगे उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा है, बिजनेसमैन को फायदा है कि उसको अच्छे और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे अपनी कंपनी में काम करने के लिए, और लोगों को यह फायदा होगा एजुकेशन से कि उनको अच्छा वेजेस या अच्छी सैलरी पे उनको हायर किया जाएगा। नेक्स्ट या सोशल मूवमेंट समझ लो आप, अब मान लो कि ये सोशल मूवमेंट कैसे इंपैक्ट डालता है बिजनेस पे, जैसे मान लेते हैं जिस सोसाइटी में वो बिजनेस है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आज धरना प्रदर्शन है किस पे, गर्ल्स चाइल्ड मैरिज के ऊपर धरना, मान लो राजस्थान में आपकी कंपनी है, राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस चक्कर में रोड्स ब्लॉक हैं, तब अगर रोड ब्लॉक है तो आपकी कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका कमोडिटी है, जो आपका टोटल सेल है, जो भी आपने सामान बनाया उसको आप टाइम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरी जगह पे, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं। जैसे समझ लो इन दिवाली, जैसे मान लेते हैं दिवाली में क्या है, देखो अब मान लो दिवाली में आपकी दुकान किस चीज की है, मिठाई की है, ईद है, मिठाई की दुकान है आपकी, कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर इंपैक्ट डाल रहा है ना बिजनेस को, डालेगा कि डालेगा। ईद में क्या होगा भाई, भाई मिठाइयाँ ज्यादा बिकेंगी, दिवाली में क्या होगा, मिठाइयाँ या क्रैकर्स बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बिकेंगे एज कंपेयर टू अदर बिजनेस, तो कहीं ना कहीं क्या है, सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो देखो पॉलिटिकल का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स या कह लो पॉलिटिकल का मतलब ही है गवर्नमेंट। अब समझ लो आप जिस कंट्री या जिस इकोनॉमी में आपकी बिजनेस है वहां की गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, वो किस नेचर के हैं, बेसिकली ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है उस बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर, या वहां का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या वो जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पावर में है वो फैक्टर्स कैसे आपके बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये अब बिजनेस हैव टू अडॉप्ट मेनी चेंजेस एज पर द पॉलिटिकल प्रेशर। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आई है तो आई हैव टू फॉलो दैट रूल, मुझे वो रूल फॉलो करना पड़ेगा चाहे मेरा मन हो या फिर मेरा मन ना हो, कहीं ना कहीं मुझे वो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है ये पॉलिटिकल प्रेशर ही तो है मेरे ऊपर। चलिए इसके देखो क्या फायदे होते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, तो ये सारी चीजें, अब मान लो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आई मिनिमम वेजेस एक्ट, अब उस वेजेस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप मिनिमम वेजेस, अगर आप रूरल एरिया में आपकी कंपनी है, देखो रूरल एरिया का मतलब होता है गांव का एरिया, अर्बन का मतलब होता है शहर का एरिया, तो समझ लो अगर आपकी कंपनी रूरल एरियाज में है तो आपको मिनिमम किसी भी वर्कर को सैलरी जो है वो पर डे 600 रुपीज देना होगा मान लेते हैं, या 500 रुपीज मान लेते हैं। तो अब वो जो कंपनी वहां सर्व चल रही है, अब वो इससे पहले लेबर को रख रही थी कितने 300 रुपए पर डे के हिसाब से, अब उनको मजबूरी में कितना देना पड़ेगा 500 रुपीज। कहीं ना कहीं देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हुआ ना वह यहाँ पे इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे मान लो स्किल इंडिया स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये सब क्या कुछ मूवमेंट है, स्वच्छ भारत अभियान है। अब समझ लो गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान को बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और आपकी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है, पोल्यूशन कर रही है वहां पे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या लगाएगी, कुछ ना कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी आपके ऊपर। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट कह रहा है देखो लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो लीगल और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाला दोनों ही लमसम सेम है,
ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, बट यहाँ एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, देखो लॉ। यहाँ वहाँ हम बात करें थे गवर्नमेंट की, यहाँ हम बात करेंगे लॉ की। लॉ क्या, देखो सबसे पहली बात देखो लीगल इन्वायरमेंट कैसे किसी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं कंपनी क्या होती है, मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन अपने अलग वीडियो में बताया है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। या फिर एक बिजनेस या एक कंपनी या कुछ भी ऐसा है, वो सब क्या है, आप कहीं ना कहीं आपको कौन बनाता है, एक कंपनी को बनाता कौन है, लॉ ही तो बनाता है। ये देश का कानून ही तो उस कंपनी को बनाने की राइट्स देता है आपको। तो कहीं ना कहीं अगर वो लॉ आपको बना सकता है तो वही लॉ आपको खत्म भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, हमने सुना है ना, जो हमें बनाने वाला है वो हमें बिगाड़ भी सकता है। जिसने इस मान लो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो व्यक्ति इस सृष्टि को खत्म भी कर सकता है। मानते हैं, जैसे मान लो एटम्स, एटम से ही दुनिया बनी है, मान लेते हैं एटम से दुनिया बनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल सब जगह हैं, तो या सेल्स हैं, आप समझ लो ऑर्गेनिज्म है, तो कहें देखो एटम बम ही उसको खत्म कर पा रहे हैं। अगर आप एक कॉमन सिमिलैरिटीज देखो, एटम से कोई चीज बन रही है तो एटम से ही वो चीज एटम बम से खत्म भी तो हो रही है ना। तो ये वही चीज कह रहा है कि अब मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट है किसी भी एंटरप्राइज का, तो उसको मस्ट हैव टू फॉलो द लॉज, उसको लॉ को फॉलो करना। अब लॉ कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया, इक्वल वेजेस एक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया, है ना, ये सारे लॉज हैं। फॉरेन लॉज होते हैं बहुत सारे, आपके फॉरेन ट्रेड के लॉज हैं। तो ये सारे लॉ, कंपनी के लॉ, लेबर के लॉ, वेजेस के लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी समझ लो थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द टू पार्टीज, दो लोग मिलकर जब एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं किसी भी बिजनेस को रिलेटेड, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सब क्या है, लॉ से है। तो देखो, ईच बिजनेस एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द लैंड, लेबर, वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ। नेक्स्ट है देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस हाउसेस डायरेक्टली। अभी मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं देखो, मैंने बोला ना, चॉक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से अब हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आ गए। तो कहीं ना कहीं देखो क्या है, एक लेवल है, आप जब लेवल अप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अब अगर वो टेक्नोलॉजी आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, अब अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो वही टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। तो ये वही बात कह रहा है कि इट इंक्लूड्स ऑल द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नए नए आविष्कार होना, नए नए आविष्कार होना, विच प्रोवाइड, जो देते हैं अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, जो नए नए तरीके बताते हैं, जो नए नए तरीके बताते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नए नए तरीके मतलब क्या, अब मान लो कोई नई मशीन मार्केट में आ गई तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा क्वालिटी लेके आएगी। अब आप समझो, इंडिया में जब अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, तो बेसिकली जब इंडिया में वो लोग आए थे तो इंडिया में हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, तो वो लोग हाथ से काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसी रॉ मटेरियल से उन्होंने मशीन्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। तो देखो जाहिर सी बात है, मशीन एक दिन में ज़्यादा काम करेगी एज कम्पेयर टू लेबर, तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा था और मशीन ज़्यादातर क्या, फाइन आर्ट, बहुत ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे, और हाथ से उतनी ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, आप अगर कोई पेंटिंग हाथ से बनाओ और वही अगर आप एक फोटो खींच लो तो दोनों में फर्क होता है, जमीन आसमान का, क्वालिटी का फर्क होता है, नहीं होता है। तो देखो क्या हुआ, इसी तरीके से उन्होंने क्या करा, हमारे ऊपर राज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे प्रॉपर इंडस्ट्रीज को ठप कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स थी, जो ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा प्रोडक्शन दोनों कर रही थी। देखो क्या है, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट और एक तरीके से आप लोग डिस्ट्रॉय, दोनों चीजें करती है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट आया दुनिया में, इंटरनेट में भी और ज़्यादा एडवांस पेमेंट चीज़ें आ गई। तो क्या हुआ, देखो आप बैंकिंग सेक्टर को इंटरनेट पे आ गए, यूपीआई पेमेंट्स आने लगी। जब देखो डीप मोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा किस पे इंप्रूवमेंट हुआ था, डिजिटल पेमेंट के ऊपर। जैसे कि फ़ोन पे आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, एयरलाइन टिकट्स हम बुक कर लेते हैं, होटल्स वगैरह हैं, एयरलाइन टिकट है। ये सारी चीज़ें कैसे आई, टेक्नोलॉजी से तो आई। पहले आप ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स थी, आपको जाना पड़ता था, आपका टाइम एंड मनी दोनों कंज्यूम हो रहा था वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा मतलब आप इस बोले कॉमन नॉलेज है जो हर किसी के पास होना चाहिए, जो कि न्यूली एडेड भी है 2-3 सालों से, डीमोनेटाइजेशन।
डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है एक तरीके से जब कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जो होती है किसी भी प्रकार के नोट्स या करेंसीज को क्या करती है, वो लीगल टेंडर से बंद कर दे। वो ये कहते हैं कि आज से ये चीजें जो है, ये करेंसी जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, मतलब इनकी लीगली एक्सेप्टेंस को हम रोक रहे हैं। आप इसको कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज नहीं कर सकते हैं। आपने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, खत्म कर दिया आपने उस चीज की वैल्यू को। तो हमारे इंडिया में ये नवंबर 8, 2016 में हुआ था बाय बीजेपी गवर्नमेंट। जब नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए या ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए। अब देखो ब्लैक मनी क्या होता है ये समझ लो। ब्लैक मनी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो नोट्स काले नहीं होते हैं, उनका सिर्फ यही मतलब है कि वो पैसा जो एक कहीं ना कहीं क्या है, लीगली रजिस्टर्ड नहीं है या लीगली कानून की आंखों में नहीं है कि हाँ ये पैसा भी इस व्यक्ति के पास है। जो लोग पैसा छिपा के रख लेते हैं, पैसा दबा के घरों में रख लेते हैं या कहीं भी रख लेते हैं वो पैसा अपना, तो वो पैसा क्या है, एक लीगल टेंडर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन में तो है ही नहीं, वो पैसा रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं गलत कामों में। तो देखो क्या हुआ, उसके फायदे क्या हुए। तो रिजल्ट क्या हुआ देखो, 86% ऑफ टोटल करेंसी विच आर इन सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास वापस आ गई। तब भी देखो 14% नहीं आ पाई थी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ओवर द कैश ट्रांजेक्शन, ये भी था। अब देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ किसका था, 500 और 1000 के नोट के। मोदी जी आए, उन्होंने क्या कहा, भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट रात्रि 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि आज से अभी से ही नहीं है, आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। दे गिवन अस द प्रॉपर टाइम, और प्रॉपर टाइम था हमारे पास कि हम उसको जाके एक्सचेंज करा के नए नोट्स को ले ले। नेक्स्ट देखो क्या था उनका, देखो मेन एम क्या था, देखो टू कर्ब द करप्शन। इसका मतलब होता है कि करप्शन को स्टॉप करना, रोकने के लिए। जो करप्शन, अब मान लो आपके पास 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा का मतलब सिर्फ इतना ही होता है जैसे कि वो पैसा जिसका कहीं ना कहीं रिटन एक इंफॉर्मेशन, या मान लो आप कि जो वो पैसा जो गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं है, उसकी गवर्नमेंट के पास कोई भी वो नहीं है, उसका सबूत है कि हाँ आपके पास इतने पैसे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको रोकने के लिए नेक्स्ट क्या लिखा था, टू नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब ये था कि वो लोग जो टैक्स को छिपाते थे, टैक्स को बचाते थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था। जो लोग क्या कर रहे थे, अपनी इनकम को कम दिखा रहे थे और पैसे को सेव कर रहे थे अपने पास एज ब्लैक मनी। नेक्स्ट, टू स्टॉप होल्डिंग ऑफ कैश इन देयर होम्स। क्या हो रहा था, लोग पैसे को, लोग करेंसीज को घर में सेव कर रहे थे। अब जब पैसा घर में रखा हुआ होगा, बंद तिजोरी में रखा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा और मजबूरी में आरबीआई को और ज़्यादा नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। और जितना ज़्यादा करेंसी होता है मार्केट में, गवर्नमेंट जितना ज़्यादा करेंसी छापती है, उतनी ही ज़्यादा उस करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। तो इसीलिए आप जो सोचते हो ना, यार देश में पैसा कम कैसे है, गवर्नमेंट के ऊपर इतना सारा लोन कैसे है, वो लोन इसलिए होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट अपने मन से पैसा नहीं छाप सकती। आप सोचो कि बस आज मेरा मन है कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो मोदी जी ने कहा छापो, तो छापने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। हम अपने रिजर्व्स को देखते हैं, हम अपने प्रॉपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के, गोल्ड रिजर्व्स को ध्यान में रख के तब जाके उतनी करेंसी को छापते हैं बेसिकली। चलिए, होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस एंड फैक्टर थे विच अफेक्ट अ बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दें, मैं आपको अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में मैं उसका प्रॉपर आंसर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।